हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मिडिल ईस्ट की जंग कवर करते करते भारत में बहुत बड़ी खबरें छूट जाती हैं मेरे पास वक्त की कमी की वजह से, और कुछ हमारे चैनल को ज्यादा जंग की खबरें देखते देखते लोग उन खबरों की ज्यादा उम्मीद करते हैं। लेकिन भारत में भी क्या कुछ हो रहा है, देश में अपने क्या कुछ हो रहा है, उस पर नजर रखना बहुत जरूरी है। अभी ताजा खबर है कि झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इससे पहले 2-3 दिन पहले खबर थी कि बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया और वो एनडीए में चले गए। और उसके अलावा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर, जिनके 2 मंत्री पहले ही जेल में हैं, उनको ईडी बार बार समन दे रही है। आखिर देश में क्या कुछ हो रहा है? क्या ये देश, इसकी जो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, वो बाकी बची है या नहीं, या बाकी बचेगी या नहीं? 2024 में इलेक्शन होना है। पूरे देश का फ्यूचर, मुस्तकबिल, भविष्य दांव पर है। क्या कुछ होने वाला है, ये सरकार की जो नीति और नियति जिसे कहते हैं, वो सामने नजर आ रही है। किसी भी तरह से इलेक्शन जीतने की कोशिश है। इस सब पर मेरे साथ बात करने के लिए शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, जो एनसीपी के लीडर हैं, नागपुर में रहते हैं। नागपुर यानी आरएसएस का गढ़। और बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं। महाराष्ट्र पॉलिटिक्स को जाहिर है बहुत नजदीक से देखते हैं, देश की पॉलिटिक्स को भी बहुत ही नजदीक से देखते हैं। अब से पहले आपने कई उनके इंटरव्यू हमारे चैनल पर भी, दूसरे चैनलों पर भी जरूर देखे होंगे, सुने होंगे। शब्बीर विद्रोही साहब, आप बताइए कि आखिर देश किधर जा रहा है, क्या कुछ है? चीफ मिनिस्टर की कुर्सी, जिसको पब्लिक चुनने वाले नुमाइंदे चुनते हैं, यानी अवाम के नुमाइंदों को इस तरह से परेशान करना। अब से पहले हम देख चुके संसद में 100 से ज्यादा सांसदों को निलंबित करना। यानी इतनी बड़ी तादाद जो लोगों की है, देश के तकरीबन 1/4 लोगों के नुमाइंदों को पार्लियामेंट से बाहर निकाल देना, चीफ मिनिस्टर्स को जेलों में भेजना, मिनिस्टर्स को जेलों में भेजना। आखिर आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये ताजा घटनाक्रम जो है कैसा है, क्या देख रहे हैं? काजमी साहब, आपके दर्शकों का अभिवादन करते हुए मैं आपके प्रश्न की तरफ आता हूं। और आपका प्रश्न बड़ा वाजिब है। आप जब कोई सवाल करते हैं तो मुझे बड़ा सोचना पड़ता है, क्योंकि आज से 2 साल पहले भी आपने एक सवाल बड़ा ऊंचा किया था ईवीएम का, और आज वही ईवीएम का तूफान भी भारत में खड़ा हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकीलों ने खड़ा किया, और चौराहों पर भी ईवीएम हैक होता है इसका प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अभी आपने लोकतंत्र की बात की, और सच में इस देश का लोकतंत्र खतरे में है। अभी का जो खतरा आप बात कर रहे हैं, अभी अभी आपने चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव कल का ही आपने देखा होगा, कल की बात है कि 36 वोटों में 8 वोटों को अवैध करके भाजपा के कैंडिडेट को जिताया गया, जबकि इंडिया के पास 20 वोट था और भाजपा के पास केवल 16 वोट था। और नया प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना करके 8 वोटों को कैमरा के सामने अनवैलिड करते हुए दिखाया गया, और लोग चुपचाप रहे। तो अभी हमको ये डर लगने लगा कि कहीं आज आपने इस बात को शुरू किया तो हमारा 24 के बाद लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, इसके तरफ अपनी निगाहें भागने लगी। कारण क्या हो गया है? व्यक्ति जो है, लोकतंत्र के घोड़े पर एक व्यक्ति चढ़ा है। लोकतंत्र के घोड़े पर एक व्यक्ति चढ़ा है। लोक बड़ा कि तंत्र बड़ा, ये प्रश्न खड़ा है। आज एक आदमी साहब यही सवाल खड़ा है कि क्या ये देश देश है या मोदी देश है? भारत का प्रधानमंत्री मोदी है या मोदी है तो भारत है? ये भी एक प्रश्न खड़ा हो गया। यही नहीं, धर्मनिरपेक्षता का शपथ लेने वाला व्यक्ति धर्मांधता के कैसे कैसे काम कर रहा है, ये भी एक सवाल खड़ा है। ये भी एक सवाल खड़ा है कि एक समुदाय को किस तरह से तंग किया जा रहा है और किस तरह से परेशान किया जा रहा है।
एक सवाल ये भी खड़ा है कि देश के अंदर बेरोजगारी, बेकारी, अराजकता जो है वो इतना बढ़ता जा रहा है, लेकिन जनता मौन पड़ी हुई है। क्या है, किस बात का डर है? तो वो सामने दिखाई दे रहा है कि जिस देश के मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, जिस देश के मुख्यमंत्री को ईडी, फीडी, सीआईडी, बाईडी उठा के जेल में डाल देगी, अगर हम मोदी का मुखालिफत करेंगे तो हमें भी जेल में डाल देगी। ये कारण, ये डर। अब आप ये समझ लीजिए कि भय एक ऐसी चीज होती है जो मानव को मार डालती है, मानवता को मार डालती है, अखलाक को मार डालती है, केवल चाटुकारिता को जन्म देती है डर, ताकि आप भी चटुकार बनेगा तो सामने जिंदा रहेगा। और इसीलिए मैं आज के नौजवानों के आपके माध्यम से, यानी इंडिया, ये आपका न्यूज जो है वर्ल्ड मीडिया वर्ल्ड, स्टार वर्ल्ड के माध्यम से हम ये कहना चाहते हैं, आइए बैठिए और बैठ के सोचा जाए। सियासत जा रही किस ओर ये देखा जाए। जमहूरियत यानी लोकतंत्र बचेगा तभी बचेगा ये भारत, और कैसे बचेगा इस बात पर सोचा जाए। आज की हालत ये है कि भारत की भारतीयता को बचाना, भारत से जुड़े हुए जितने शब्द हैं, काश्मीर साहब बड़ी हंसी आएगी आपको, भारत जिन चीजों के लिए मशहूर है वही चौपट हो रहा है। भारत का प्रथम चीज, भारत को किसान का भारत कहा जाता था, कृषि प्रधान देश कहा जाता था, आज किसान परेशान है। द्वितीय विश्व युद्ध में आपको पता होगा, अंग्रेजों ने भारत के नौजवानों को मांगा था कि हम लड़ाई लड़कर आएंगे तो भारत को आजाद कर देंगे, इस तरह का सपना दिखाया गया था। आज भारत का नौजवान बेकार है, दर दर का ठोकर खा रहा है। कुछ एजेंसियां उन्हें इजराइल भेजने के नाटक में हैं और कुछ लोग उसके तरह की बातें हैं, ये भी आप अखबारों में पढ़ते होंगे। आज मुसलमान का तो बातें छोड़ दीजिए, मुसलमानों के पास तो कुछ ऐसा रह नहीं गया है और वो अपने अल्लाह के भरोसे यहाँ चल रहे हैं। किस किस तरह से है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री जिन्हें कपड़ों से पहचानने की बात करता है, जिस तरह की भाषा का प्रयोग करता है, और सबसे बड़ी बात यह है, ये बात मैं कह दे रहा हूं इसलिए कि आपके इस मीडिया को लोग बड़े शौक से सुनते हैं, बड़े गौर से सुनते हैं। आज जो शंकराचार्य और इन लोगों ने जो बात की, छोड़ दीजिए, हम यानी विषय को विषांतर करना नहीं चाहते हैं। हम बस यही चाहते हैं कि आप बता दीजिए कि जिनको ये ईडी का नोटिस देते हैं और अगर वो भाजपा में चला जाता है तो दूध का धोया हो जाता है। जैसे बंगाल में ही आपने देखा था, सुशांतु को उन्होंने दिया, वो चला गया, हो गया। हमारे महाराष्ट्र में देखिए, हमारे अजीत दादा पवार जो आज हमारी पार्टी के झगड़े में है, हमको सच बोलने से डर नहीं लगता है, उन्हें 70,000 करोड़ का घोटाला की बात उन्होंने कहा भोपाल में, और जैसे चला गया तो वो घोटाला भी चुप हो गया। तो साबित ये हो रहा है कि ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है, सदुपयोग नहीं किया जा रहा है। और इस पर यह शेर याद आ रहा है, क्योंकि ईडी को मोदी ने नहीं बनाया, ईडी कांग्रेस के दौर में बनाई गई थी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, लेकिन आज वो इस्तेमाल हो रहा है। सच हो रहा है कि गलत हो रहा है, ये तो अदालत बताएगी। और आपको अभी भी आंकड़ा मिला होगा, 385 केसों पर छापे डाले गए, केवल उसमें से 12 पर केस चलाए गए और उनमें से भी केवल 3 को सजा हुई, बाकी को हुई नहीं, यानी 1.5%। जी 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 1.5%। तो बाकी क्या है भाई? 98.5% तो आपने भय उत्पन्न किया, ताकि लोग इस भय से भयभीत हो जाएं और भाजपा के शरण में आ जाएं। भाजपा शरणम गच्छामि, आओ भाजपा के शरण में। तो आप उसे लोकतंत्र नहीं कहते जो भय से हो, लालच से हो, प्रलोभन द्वारा हो, किसी तरह हो, जातिवाद का आधार हो, ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र उसे कहते हैं जो लोक के अंदर
लोकतंत्र के हाल पर, मानवता के आधार पर, इंसानियत के आधार पर मानव अपने विचारों को प्रकट करे, उसे हम लोकतंत्र कहते हैं। अच्छा अच्छा, शब्बीर विद्रोही साहब, एक चीज मैं आपको याद दिलाऊं, अभी 3-4 दिन पहले कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बात कही कि अगर इस इलेक्शन में बीजेपी जीत गई तो उसके बाद इलेक्शन होने की उम्मीद नहीं होगा, इलेक्शन नहीं होगा और नहीं होगा, या जनतंत्र खत्म हो जाएगा। तो क्या आपकी अपनी क्या सोच? अरे चीन और रूस को देख लीजिए ना जी, उन्होंने रूस का हालत बुलाएगा। हाँ, उन्होंने पुतिन का की मिसाल दी है कि पुतिन ने जिस तरह से कब्जा कर लिया, इसी तरह यहाँ भी इलेक्शन नहीं होंगे। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उस आदमी ने एक नई चीज किया, पार्लियामेंट के रहते हुए नया पार्लियामेंट बनाया। भगवान राम श्री की मूर्ति को रहते हुए, जो मूर्ति के 70 साल पूजा हुए, उस मूर्ति के रहते हुए नई मूर्ति बनाया, वो मूर्ति गायब करा दिया। इसको हर चीज को नया करने की आदत है। ये लोकतंत्र की नई परिभाषा रचना चाहता है। मुझे तो लगता है कि हिटलर की पूरी थ्योरी पर यह आदमी चल रहा है, पूरी थ्योरी पर। और हिटलर भी आप जानते हैं एक वर्ग को ही परेशान करता था, जिस तरह यह एक वर्ग को परेशान करता है, और केवल नारा देता है सबका साथ सबके विकास की बात करता है। तो आज लोकतंत्र तो सरेआम खतरे पर है, दुनिया जानने लगी है खतरे पर है। और अगर इस देश की जनता अब न बोलोगे तो कभी बोलने के लायक भी नहीं रह जाओगे। और दूसरी चीज, ईवीएम वाला मामला अगर सेटल नहीं होगा तो ये वैसे ही करेगा। जो आपने हवा देखा, चाहे मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, लोग कहते थे कोई लड़ाई है नहीं है, लोग कहते तब जीत गए। अरे साहब, अबे उत्तर प्रदेश में जहां गांव बस्तियों के बाहर बोर्ड लगे हुए थे यहाँ बीजेपी का आना मना है, वहां बाकायदा जीत करके आए हैं। तो ये तो ईवीएम का तमाशा, बहुत से सबूत सामने आ चुके हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि सारी पार्टियां, अपोजिशन पार्टियां क्यों मिलकर के ईवीएम के खिलाफ कोई बात नहीं कह पाती? आखिर क्या है? क्या ये अपोजिशन के लीडर भी ईडी के डर से, या इन्होंने कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग कर ली है मोदी से? क्या कुछ है जिसकी आम लोगों में ये बेचैनी है? जैसे कि आपने बताया कि जब चीफ मिनिस्टर को नहीं छोड़ा जा रहा तो आम आदमी बोलेगा, तो वो पहले ही डरा हुआ है। तो ये अपोजिशन पार्टियां किसका क्या अपना रोल जो अपोजिशन का होना चाहिए वो निभा पा रही है क्या? मेरे भाई एक चीज बताइए, टच और नो टच दो चीजें होती है। आज अल्पसंख्यक को कोई टच करने को तैयार नहीं है, कोई, चाहे कांग्रेस हो या हमारी पार्टी हो, कोई हो। सच्चाई ये है कि मुस्लिम के मसले आ जाएं, अल्पसंख्यक के विवाद आ जाएं, एक भी नेता उनके पीछे खड़ा होने को तैयार नहीं, एक भी खड़ा होने को तैयार। ये भय है, और भय है तो दो तरह का भय है, एक इस सरकार का भय है और दूसरा हिंदू वोट टूटने का भय। समझ? और उनके जेहनों में एक बात काजमी साहब ये बैठ चुकी है कि मुसलमान जाएगा कहां, मुसलमान भाजपा को वोट देगा नहीं, जाएगा कहां। हमको भाजपा को हराना है तो हिंदू वोटों को सेट करना है, और भाजपा ये सोचती है कि हिंदू वोटों को एक जगह लाना है तो मुस्लिम धर्मों के मामले में उलझाना है, मंदिर मस्जिद के झगड़े को फिर से खड़ा करना है, ज्ञानवापी के रूप में करना है, कृष्ण जन्म स्थान के नाम पर करना है, ताकि हमारे वोट जुटे, हम जीते। आज भी भारत का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि भाजपा के पास केवल 36% वोट है। 64% वोट आज भी धर्मनिरपेक्ष है, जो धर्म के आधार पर नहीं है, लेकिन वो बट जाता है। और अभी आपने देखा कि आज की हालत क्या है, जो आपने प्रश्न में, प्रस्तावना में रखा। इंडिया बनाया किसने? नीतीश कुमार ने। पल्ला पलटा किसने? नीतीश कुमार ने। क्यों पल्ला किया? दो तरह के हो गए। जैसे कोई जहाज हाईजैक हो जाता है तो बाद में पता चलता है कि इसमें कौन कौन गुंडे थे। भाजपा ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर दिया,
हर बार नीतीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे तो एक दावा करते थे कि मैं इस पार्टी में ये बुराइयां हैं जिसके वजह से मैं गठबंधन तोड़ रहा हूं। इस बार लालू या तेजस्वी के अंदर कोई बुराई नहीं गिना सके, केवल बोले हमने गड़बड़ चल रहा था दोनों तरफ इसलिए मैं छोड़ रहा हूं। गड़बड़ चल रहा था, कोई ठोस उत्तर नहीं दे सके। और विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये समझ रहे थे कि हम हीरो बनेंगे, इंडिया में रहकर ये हीरो बन रहे थे। भाजपा ने ऐसा खेल खेल दिया कि जीरो भी नहीं बनेंगे, क्योंकि अगर जीरो भी बनेंगे तो किसी के सामने जाएंगे तो 10 कर देंगे। अब ये तिरस्कार के पात्र बनेंगे। अच्छा, जब ये एनडीए छोड़ करके अलग लालू के साथ गए थे, उस वक्त मेरा अपना अंदाज था, मैंने शायद किसी मौके पर कहा भी था कि क्या बीजेपी ने इनको अपोजिशन का खेल बिगाड़ने के लिए भेजा है, ये भी मुमकिन है। तो मेरा उस वक्त ये अंदाज था, लेकिन अक्सर लोग ऐसा नहीं मान रहे थे, उन पर भरोसा कर रहे थे, वो बहुत ही धर्मनिरपेक्ष है। नहीं, आपने जब बोला था लोग इस क्वेश्चन को अपने जेहन में बिठाते थे, मगर उसका जवाब जो नीतीश कुमार ने दिया था, मैं मर जाना पसंद करूंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा। समझ लीजिए, अब मैं भूल के भी भाजपा में नहीं का साथ नहीं दूंगा, समझ लीजिएगा। और भाजपा कहती थी कि हमारे यहाँ के दरवाजे बंद हो गए हैं। तब थोड़ा सा लोग भ्रमित थे, कारण कि बार बार दल बदलने वाले से, देखिए एक बात आपको कहें, ये शब्दों को हम लाना नहीं चाहते चर्चा में कि बावफा बेवफा पर ही बात कर लिया जाए, नहीं ले वो लोग कहते हैं बेश्याओं का भी अपना एक धर्म है, पैसा लेती हैं तो वो किसी किस्म का दागा नहीं करती हैं, वो जिसके साथ जो बात होती है वो जो तय होता है उसके मुताबिक रहती है। ये तो उससे भी गिरा हुआ है, इसके अंदर तो वफा है, बेवफाई की तो बातें छोड़ दीजिए, ये क्या है। नीतीश कुमार को हम 1977 से जानते हैं साहब, जब ये छात्र नेता थे, और हम लोगों के साथ इसलिए ज्यादा था संबंध इनका हमारा कि जॉर्ज फर्नांडीज जो थे वो एचएमकेपी चलाते थे और हम उसमें एचएमकेपी में लीडर थे। इनका समता पार्टी बना, समता पार्टी के बाद क्या क्या बनते बनते आज जनता दल यू बना। हम उस जमाने में समता पार्टी के महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी थे। 2004 में हम लोग चले गए शरद पवार के साथ, 2004 में गए। जी। इस आदमी का कोई भरोसा नहीं है। तो अब एक बात बताइए शब्बीर विद्रोही साहब, देश का भविष्य आपको अब कैसा लग रहा है, कहाँ जाएगा सब कुछ? एक तरफ राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा लेकर के चल रहे हैं, वो कितना असरदार होगा? अपोजिशन पार्टियां क्या इंडिया अलायंस में, यानी नीतीश के जाने के बाद बाकी लोग बचेंगे? उधर ममता बनर्जी ने भी अलग इलेक्शन लड़ने की बात कह दी, तो ये भानुमति का कुनबा बचेगा कुछ या नहीं बचेगा? मैं तो कह रहा हूं कि ये टूट जाना चाहिए। आप बोलेंगे क्यों टूट जाना चाहिए? आप बताइए, बंगाल में कांग्रेस है क्या? 2 सीट सोचिए। जी। यहाँ का मामला दे दो, ममता के ही जिम्मे दे दो। यहाँ तुम नहीं हो, दे दो, लड़ने दो क्षेत्र पार्टी को। आप ये बता दीजिए, पंजाब ले लीजिए, पंजाब में कांग्रेस है, आज आप 1 नंबर पर है, 2 नंबर पर कांग्रेस है, 3 नंबर पर अकाली है, 4थे नंबर पर भाजपा है। भाजपा को से लड़ने के लिए ये 3 को 1 होने की जरूरत क्या है? वहां भाजपा है क्या? समझिएगा, केवल लड़ाई लड़ने में यूनिटी केवल चाहिए, तो 3 राज्यों में चाहिए, बाकी राज्यों में जरूरी नहीं है। एक बिहार चाहिए, दूसरा यूपी चाहिए, तीसरा मध्य प्रदेश में भी नहीं है जरूरत। पूछिए क्यों? अभी आपने देखा 1 to 1 का इलेक्शन चला, बाकी पार्टियां हैं क्या? ये तो सबको खुश करने के चक्कर में सभी भ्रष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो हिंदी क्षेत्रों में थोड़ा यूनिटी की जरूरत है। और इस तरह का इस वक्त कांग्रेस काम कर रही है,
उससे लगता है कि कांग्रेस जो है अपने लिए कोई बात नहीं सोच रही है, वो देश के लिए सोच रही है और केवल वो चाहती है कि भाजपा हटे या मोदी हटे। कि अभी आपको बताता हूं कि आरएसएस के कुछ बड़े नेता 2-3 दिन पहले हमसे मिले थे, 5 दिन पहले, 26 जनवरी से 1 दिन पहले। वो उनसे चर्चा हुई तो वो क्या कहते हैं, लोग भाजपा से उतना नाराज नहीं है जितना मोदी से है, और मोदी से भाजपा के लोग भी नाराज हैं। लेकिन आज एक लहर चल रही है, नौजवान से लेकर बूढ़े तक कहते हैं कितना भी है, मगर हिंदू एजेंडा पर काम कर रहा है। क्या कर रहा है? हिंदू एजेंडा पर काम कर रहा है। देश का क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं है, हिंदू का बढ़ रहा है इससे मतलब है। ये बताओ, 80% तुम हो, बेरोजगारी में भी तो 80% तुम ही हो, महंगाई को भी तो 80% तुम ही झेल रहे हो, और व्यवस्था को तो तुम ही झेल रहे हो। केवल हिंदू होने से नहीं होता है, मानवता खतरे में है, मानवता, नैतिकता खतरे में है। और अगर आप ये बात कर रहे हैं तो ये सोच लीजिए कि लोगों को ये पता है। आज आप ये बता दीजिए कि 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर के केवल 55 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया था। इसने 9 साल में 1,55,000 करोड़ लिया। कहाँ गया? कहाँ गया पैसा? LIC कहाँ बेच दिया, वो कहाँ गया? रेल बेचे गए, वो कहाँ गया? एयरपोर्ट बेचे गए, वो कहाँ गया? ऑयल इंडिया नीलाम हुआ, वो कहाँ गया? स्पेंडल नीलाम हुआ, वो कहाँ गया? आप ये बता दीजिए, कोई हिसाब पूछने तक को तैयार नहीं। ऐसा भय नहीं चलेगा। देश बचेगा तभी हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी बचेंगे। देश रहेगा तभी हम रहेंगे। लेकिन आज ये हालत हो गया है कि देश को बेचने वाला उनको प्रिय लगने लगा है, और देश के बचाने वाली बात करने वाले को देशद्रोही कहा जा रहा है। देशद्रोही कहा ये वाकई बहुत ही तकलीफ का दौर है कि देश को जो बेच रहा है उसको मान लिया गया है कि वो शायद देश को बचा रहा है, और जो देश को बचाना चाहते हैं उन्हीं को एक तरह से बदनाम किया जा रहा है, या उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। और इतने चीफ मिनिस्टर्स के खिलाफ कानूनी ऐसी कार्रवाइयां कि जेलों में जाना पड़े, ये तो बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर विद्रोही साहब। उसमें एक बात बता दूं, हाँ। ये मुख्यमंत्री मंत्री जा रहे जेल में ना, तो जनता के अंदर भी एक नया भ्रम पैदा हो रहा है। अरे ये साले गलती किए हैं इसीलिए तो जा रहे हैं। देखिए, एक मैसेज देना, नहीं किए हैं तो काय खातिर ईडी से डर रहे हैं? अरे वो जा रहे हैं, बाद में छूट के आ रहे हैं, केस से कुछ नहीं बन रहा है, केवल उनका सम्मान मारा जा रहा है। इनके धन को जब्त किया जाता, राष्ट्र में उसको लीन कर दिया जाता, काला धन लाया गया होता, भारत की इज्जत बचाई गई होती, तो आज कोई नहीं बोलता। केवल तुम बदनाम कर रहे हो। जी। ये बदनाम करने के लिए मुसलसल ये कार्रवाई है, ताकि आने वाले इलेक्शन में लोग उनके साथ ना जाएं। ये एक बहरहाल एक कोशिश और साजिश है। जी। बहुत शुक्रिया शब्बीर विद्रोही साहब, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए शुक्रिया। आप अपने नागपुर में ना होते हुए भी आज आप कोलकाता में हैं, वहां से आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।